तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट। और ये यूनिट है हमारा क्या, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्ती विभाजन। ओके। तो देखो बच्चों, इस यूनिट में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक्स होंगे हमारे क्या, तत्वों का आवर्ती विभाजन, आवर्त सारणी, आवर्ती विभाजन के नियम, और तत्वों के आवर्ती गुण। इनको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, छोटे से छोटे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो यूनिट है ना, आप देखोगे जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग, तो इस जो यूनिट के जो नियम है, सिद्धांत है, उनका यूज होगा। इन आवर्ती गुणों का वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए इस यूनिट को अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि तत्वों का आवर्ती विभाजन होता क्या है। ओके। तो देखो बच्चों, आवर्ती व्यवस्था का मतलब होता है कि जब कोई भी व्यवस्था एक डेफिनिट इंटरवल, एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार क्या हो जाए, रिपीट होती है, पुनरावृत्ति करती है, तो हम उसे आवर्ती व्यवस्था कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ठीक इसी तरह से घड़ी की जो सुई के घूमने की व्यवस्था है, वो सब आवर्ती है, व्यवस्था है। तो इसी तरह की एक आवर्ती व्यवस्था तत्वों के विभाजन में भी पाई गई, और इसीलिए इनको बोला गया तत्वों का आवर्ती विभाजन। मीन्स तत्वों के विभाजन की वह व्यवस्था जिसमें समान गुण वाले तत्व एक निश्चित संख्या अंतराल के पश्चात पुनरावृत्ति करते हैं, तो इसे बोलते हैं तत्वों का आवर्ती विभाजन। आप देखते हैं कि आवर्त सारणी में एक तत्व के नीचे अगर कोई दूसरा तत्व आया है, तो वो 2 या 8 या 18 या 32 इस तरह की संख्या अंतराल के पश्चात आया है। और एक के नीचे जो दूसरा तत्व है या तीसरा तत्व है, तो वो गुणों में समान है। तो इस तरह से समान गुण वाले तत्वों की अगर व्यवस्था बनाई जाए और एक डेफिनेट संख्या के अंतराल के पश्चात बार बार समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसी व्यवस्था को बोला गया है तत्वों का आवर्ती विभाजन। ठीक है, इस आवर्ती विभाजन के कारण एक सारणी बनी, तत्वों की व्यवस्था की एक सारणी बनी, तो उसी को बोला गया है आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। यही लिखा है मैंने, तत्वों के आवर्ती विभाजन के कारण जो ठीक है, सारणीबद्ध व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं आवर्त सारणी। इस सारणी के जो क्षैतिज कॉलम, वो तो कहलाते हैं आवर्त। समझ गए ना बच्चों, कि जो क्षैतिज कॉलम जो कॉलम है, उनको तो बोलते हैं हम क्या, आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है, उनको बोला जाता है वर्ग। समझ गए ना। आधुनिक आवर्त सारणी में आप देखोगे कि 7 आवर्त हैं, और कुल मिला के 18 वर्ग हैं। ठीक है, और इस पूरी व्यवस्था में अभी तक ज्ञात 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है, जिसमें से 92 तो प्राकृतिक हैं, जो नेचर में बनते हैं, और शेष जो है वो कृत्रिम तत्व हैं, बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल। बात समझ गए ना, कि तत्वों के आवर्ती विभाजन के कारण जो एक सारणीबद्ध व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त हुआ, उसे बोलते हैं आवर्त सारणी। इस सारणी के जो क्षैतिज कॉलम है वो है आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है वो है वर्ग। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं, जिसमें अभी तक 118 तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। इसमें से 92 तो नेचुरल हैं, और बाकी से जो है आर्टिफिशियल या कृत्रिम। अगर आप आवर्त सारणी में तत्व देखें, तो कुल मिला के इनमें धातु तत्व हैं 94, जो कि 79% होता है टोटल एलिमेंट्स का। अधातु तत्व है 118, जो कि 15% है टोटल तत्वों का, और उपधातु तत्व है 6, जो कि लगभग 6% ही है। तो इस तरह से कुल आवर्त सारणी के तत्वों का विभाजन किया गया है। धातु, अधातु, उपधातु, ये सभी तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया। तो ये तो हुआ आवर्त सारणी और आवर्ती विभाजन का एक इंट्रोडक्शन।
अब आता है कि तत्वों के आवर्ती विभाजन के कुछ नियम दिए गए, मतलब ये तत्वों का जो आवर्ती विभाजन है वो एक दिन में नहीं बना, लगभग 100 साल लगे हैं इन सारी व्यवस्था को बनाने के लिए। तो इन तत्वों के आवर्ती विभाजन के अलग अलग नियम दिए गए। इनमें से पहला नियम है डॉबेरीनर का त्रिक नियम। डॉबेरीनर का त्रिक नियम, डॉबेरीनर ट्राइड लॉ। तो देखो ये वो नियम था जिसमें ज़्यादा तत्व उस समय ज्ञात नहीं थे, उस समय दिया गया था। इसमें डॉबेरीनर एक साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि समान गुण वाले तत्वों को तीन के समूह त्रिक में रखा जाए तो जो बीच वाला तत्व होगा उस त्रिक के, मतलब त्रिक के मध्य वाले तत्व के जो गुण हैं मेनली परमाणु भार, वो शेष दो तत्वों के गुणों के औसत मान के बराबर होंगे। फिर से सुना, इसने कहा कि समान गुण वाले तत्वों को अगर तीन के समूह में त्रिक में रखा जाए तो जो बीच वाला मध्य वाला तत्व है उसके जो गुण हैं मेनली परमाणु भार, शेष दो तत्वों के गुणों के औसत मान के बराबर होते। और इस तरह से उसने तीन त्रिक बनाए। एक है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार है 7, सोडियम का हम x मान लें और पोटेशियम का है 39। तो सोडियम का परमाणु भार अगर औसत निकाला जाए तो ये आ जाएगा 23, और जो होता भी यही है 23। सोडियम के एक आइसोटोप का परमाणु भार जो है 23 है। ठीक इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का परमाणु भार है 40 और बेरियम का है 137। तो एसआर का परमाणु भार आया इसका औसत 88.5 जो होता भी है। ठीक है। ठीक इसी तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन 35.5 है और आयोडीन 127। तो इसका एवरेज ब्रोमीन का परमाणु भार है जो है 81.25। तो इस तरह से डॉबेरीनर ने ये तीन ट्राइड बना के दिए और तत्वों को इस तरह से समान गुण वाले तत्वों का तीन तीन में समूहन कर दिया। तो इस तरह से पहला विभाजन था ये। लेकिन ये विभाजन ज़्यादा लंबा नहीं चला क्योंकि आवर्त सारणी में सभी तत्वों पे लागू नहीं होता। दूसरा है अगर हम समस्थानिक बदल दें तो ये औसत बदल जाएगा, इसलिए ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा। लेकिन हाँ, शुरुआत कर दी गई थी यहाँ से। फिर दूसरा नियम जो है वो है न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है। अब जब तत्व थोड़ा और ज्ञात हो गए तब 1865 में न्यूलैंड ने अपना एक अष्टक नियम दिया था। इसने गुण तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था। मतलब इसने कहा कि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रथम तत्व एवं उससे आठवें तत्व के गुणों में समानता होती है। और यह समानता ठीक उसी तरह है जैसे कि संगीत का प्रथम और आठवां सुर समान होता है। मतलब इसने जो तत्व उस समय ज्ञात थे उनको बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा, व्यवस्थित किया और कहा कि जो प्रथम तत्व है और उससे आठवां तत्व गुणों में समानता रखेगा, गुणों में समान होगा। और यही समानता जो कि हमें संगीत के आठवां सुर और पहले सुर में दिखती है। जैसे यहाँ देखें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा आ गया। तो लिथियम के नीचे फिर सोडियम आ गया। सोडियम से स्टार्ट करें तो पोटेशियम जो है, ठीक है, आठवां तत्व होगा। या बेरिलियम से स्टार्ट करें तो मैग्नीशियम, या मैग्नीशियम से स्टार्ट करें तो कैल्शियम आठवां तत्व होगा। तो इस तरह से एक के नीचे जो दूसरा तत्व आया या तीसरा तत्व आया वो गुणों में बिल्कुल समान होंगे। और इस तरह से उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उस समय ये संज्ञा दिया गया और ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ, क्योंकि इसके बाद जब आवर्त सारणी बनी तो 18 तत्व हो गए। दूसरा ये है कि ये नियम, ठीक है, जीरो ग्रुप की डिस्कवरी के बाद फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर नियोन आ जाता है फ्लोरीन के बाद, तब जाके खत्म होता है आवर्त सारणी का वर्ग। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर आठवां ना हो कि नौवां हो जाएगा अगर हम नियोन लगा दें। तो यह नियम केवल CA तक ही लागू होता है तथा शून्य वर्ग के पश्चात यह नियम पूर्णतः विफल होता है। तो इस तरह से न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया कि पहला और आठवां तत्व गुणों में समान होगा अगर तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख दें। सीमा ये हो गई कि कैल्शियम तक ही लागू हुआ, इसके अलावा शून्य वर्ग आ गया तब ये नियम पूर्णतः हट गया। फिर आया लोथर मेयर का क्लासिफिकेशन। देखा जाए तो मेंडलीव ने लोथर मेयर का ही एक प्रकार से कॉपी की है।
लूथर मेयर ने तत्वों के भौतिक गुणों का अध्ययन किया था, समझ गए ना, और उन भौतिक गुणों को और परमाणु भार को एक दूसरे से जोड़ा था और एक नियम दिया था कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। समझ गए ना, इसने क्या कहा है कि तत्वों के भौतिक गुण उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन है, अर्थात तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखने पर समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति एक निश्चित परमाणु भार या संख्या अंतराल के बाद होती है। ये है लूथर मेयर का क्लासिफिकेशन। समझ गए ना कि अगर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा जाए तो उसने कहा कि एक निश्चित संख्या अंतराल या परमाणु भार के अंतराल के बाद समान भौतिक गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। उसने क्या किया कि तत्वों के परमाणु आयतन मीन्स आकार और परमाणु ठीक है परमाणु भार के मध्य एक ग्राफीय निरूपण किया। ग्राफ लिया कि एक अक्ष पर लिया उसने परमाणु आयतन और एक अक्ष पर लिया परमाणु भार, और उसने देखा कि इस ग्राफ के जो कर्व मिली उस कर्व की समान स्थिति में जो तत्व थे उनके गुणों में समानता थी। समझ गए ना, इसने क्या कहा कि कर्व में समान स्थिति में आने वाले तत्वों के गुणों में समानता होगी। यही कहा है, स्पष्ट किया कि समान गुण वाले तत्व ग्राफ की समान स्थिति में स्थित होते हैं। देखो जैसे हम ये इस व्यवस्था में देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ग्राफ के टॉप पे दिख रहे हैं, शिखर पे, मैक्सिमा में, इसीलिए इनके गुणों में समानता हो गई। तो यही लिखा कि उच्च विद्युत धनी तत्व मतलब क्षारीय धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ग्राफीय वक्र के शिखर पर स्थित है क्योंकि इनका परमाणु आयतन सबसे बड़ा होता है, मीन्स ये गुणों में समान होगी। मतलब इस तरह से उसने तत्वों की स्थिति देखकर उनकी समान स्थिति के आधार पर उस समय ज्ञात तत्वों के समूहन कर दिए और इस समूह में जो भी तत्व आए वो गुणों में समान थे। ठीक है, क्षारीय मृदा धातुएं देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिख रही हैं, मतलब ये है मान लो बेरिलियम यहाँ पर, ठीक है, तो ये बेरिलियम की स्थिति दिख रही है डिसेंडिंग में, ये है मैग्नीशियम की, ये है कैल्शियम की, ये है स्ट्रोंशियम की, ये है बेरियम की। तो हैलोजन में बिल्कुल क्षारीय मृदा धातुएं समान स्थिति में दिख रही हैं डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में, तो इस तरह से क्षारीय मृदा धातुओं का एक ग्रुप बना दिया। ठीक इसी तरह से हैलोजन देखो आप, हैलोजन एलिमेंट जो थे वो किस क्रम में दिख रहे हैं, इस तरह से आरोही क्रम में, तो इस तरह से हैलोजन का एक ग्रुप बना दिया इसने। और बोरॉन ग्रुप देख लो आप, बोरॉन एल्यूमिनियम जो बिल्कुल बॉटम में दिख रहे हैं ग्राफ के, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे वो भी बॉटम में थे क्योंकि इनके परमाणु आयतन काफी छोटे थे और सबसे छोटे थे। तो इस तरह से लूथर मेयर ने तत्वों की ग्राफ में स्थिति देखकर समान स्थिति में आने वाले तत्वों का समूहन कर दिया और इस तरह से एक समूह के तत्व भौतिक गुणों में समान थे और इस तरह से मेंडली से इसने लूथर मेयर ने तत्वों का एक विभाजन दिया भौतिक गुणों के आधार पर। समझ गए ना कि समान स्थिति में आने वाले तत्व गुणों में समान होंगे। आपको मेन जो याद रखने हैं पॉइंट्स वो ये है कि कौन से तत्वों की स्थिति ग्राफ में कहाँ आती है। क्षारीय मृदा धातुएं टॉप पे, क्षारीय मृदा धातुएं अवरोही क्रम में, हैलोजन तत्व ग्राफ के आरोही क्रम में और संक्रमण तत्व ग्राफ के वक्र के निचले भाग में स्थित होते हैं। अब आता है तत्वों, देखो अब इसमें जो लिमिटेशन थे कि तत्वों के भौतिक गुणों के अध्ययन के आधार पर तत्वों का विभाजन अत्यधिक कठिन था क्योंकि कई ऐसे तत्व थे जो गुणों में समान है भौतिक गुणों में, इसीलिए उनको अलग अलग डिस्टिंग्विश करना, उनको अलग अलग विभेदित करना कठिन था। इसके अलावा ज़्यादा ये सार्थक नहीं हो सका विभाजन, इसलिए ये भी लिमिट से ज़्यादा उपयोगी नहीं हुआ। फिर आया मेंडलीव का विभाजन जो सबसे सार्थक उस समय का विभाजन माना जाता है, ठीक है, और इसने देखा जाए तो लूथर मेयर के नियम को ही आगे बढ़ा दिया। मेंडलीव ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों दोनों का अध्ययन किया और फिर अपना नियम दिया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण या हम कहें रासायनिक गुण कि उनके जो तत्वों के रासायनिक गुण हैं, ठीक है, भौतिक रासायनिक गुण परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। इसने यही नियम दिया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण
उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होते हैं। मीन्स मेंडेलीव ने तत्वों के रासायनिक गुणों का मेन अध्ययन करके उनकी संयोजकताओं को ज्ञात करके समस्त उस समय ज्ञात 63 तत्वों को 7 आवर्त और 8 वर्ग में विभाजित किया था। बात समझ गए ना कि मेंडेलीव ने क्या किया कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया और एक नियम दिया कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं उनका परमाणु भार का आवर्ती फलन है, मतलब एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान संयोजकता वाले तत्व रिपीट होते हैं। और इस तरह से कुल मिला के तत्वों की संयोजकताएं निर्धारित की और उस समय ज्ञात 63 तत्वों को पूर्णतः विभाजित कर दिया। इन्होंने अपनी सारणी में 1 से लेकर 7 वर्ग, मतलब कुल अगर हम देखें तो मेंडेलीव सारणी में 7 तो आवर्त हैं और 8 वर्ग हैं। ठीक है, 1 से लेकर 7 वर्ग को 2 उपवर्ग में बांटा था और तीसरे को 3 उपवर्ग में बांटा था। वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान थी, ठीक है, और उपवर्ग में तत्वों के गुणों में समानता थी। समझ गए ना कि एक वर्ग के जो तत्व थे वो संयोजकता में समान थे। जैसे फर्स्ट वर्ग है, प्रथम वर्ग, उनकी संयोजकता थी +1, जिसमें 2 उपवर्ग रखे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फर्स्ट ए में और फर्स्ट बी में रखा कॉपर, एजी, एयू। इन दोनों की संयोजकता 1 होती है, ठीक है, +1। लेकिन अगर हम देखें तो दोनों जो वर्ग हैं, उपवर्ग फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों गुणों में बिल्कुल अलग है, लेकिन एक वर्ग के तत्व मतलब फर्स्ट ए के तत्व लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम गुणों में बिल्कुल समान है। ऐसे कॉपर, एजी, एयू भी गुणों में समान है। ऐसे द्वितीय वर्ग में जाए तो फर्स्ट, ठीक है, तो द्वितीय वर्ग में जो सेकंड ए है उसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनके गुणों में समानता है। जेड, सी, डी और एच, जी इनके गुणों में समानता है। इन दोनों उपवर्ग के तत्वों की संयोजकता +2 है। तो इस तरह से द्वितीय वर्ग बना। ऐसे 7 तक ए और बी में बांट दिए और 8वें को जो है उसने 3 उपवर्ग में बांटा था, जिसे हम सारणी में देख सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला के विभाजन किया था। और मेंडेलीव ने 3 तत्वों की भविष्यवाणी की थी। एक था एका एल्यूमिनियम, जो बाद में गैलियम बोला गया, एका सिलिकॉन जिसे बाद में जर्मेनियम बोला गया, और एका बोरॉन जिसे बाद में स्कैंडियम बोला गया। तो इन 3 तत्वों की भविष्यवाणी कर दी थी, मीन्स इनके गुणों की व्याख्या दे दी थी, इनके ऑक्साइड क्या होंगे, हाइड्राइड्स क्या होंगे, परमाणु भार क्या होंगे, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, वो सब कुछ प्रस्तावित कर दिया था। और जब ये तत्व खोजे गए तो यही गुण मिले जो मेंडेलीव ने भविष्यवाणी की थी। और मेंडेलीव के दोष देखे सारणी के, तो मेंडेलीव ने विभाजन तो सार्थक दिया था, लेकिन कुछ दोष रह गए थे, जैसे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना होना, ठीक है, इसको 2 जगह रख दिया गया था, ठीक है। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ए में और 7th ई में 2 जगह 2 स्थानों में रखा गया, ठीक है। इसके अलावा समस्थानिकों का स्थान सारणी में ना होना, जबकि समस्थानिकों के परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो इनके स्थान भी अलग अलग होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने अलग अलग नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इन समस्थानिकों की संयोजकताएं समान थी, इसीलिए उन्हें एक ही स्थान पर रखना उसने उचित समझा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में विचलन मिला, कोबाल्ट निकल है, आयोडीन, ठीक है, और टीई है, तो इनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में विचलन मिला। मतलब ये देखा गया कि जैसे निकेल और कोबाल्ट में चले जाए तो निकेल का परमाणु भार कम है और कोबाल्ट का ज्यादा है, लेकिन कोबाल्ट को पहले रखा गया है और निकेल को बाद में। रीजन इसका ये था कि परमाणु क्रमांक के अनुसार और संयोजकता के अनुसार कोबाल्ट और के आगे ही आएगा निकेल, क्योंकि निकेल की संयोजकता 4 थी और कोबाल्ट की 3 थी, इसलिए उसको पीछे रख दिया। आवर्ती फलन का कारण स्पष्ट न होना कि तत्वों की गुणों की पुनरावृत्ति क्यों होती है, इसका सही ढंग से मेंडेलीव ने अपने आवर्ती फलन का कारण स्पष्ट नहीं किया। असमान तत्वों का समूहन कर दिया, ठीक है, और कि असमान तत्व थे उन्हें समान वर्ग में रख दिया और जो समान तत्व थे उन्हें अलग अलग वर्ग में रख दिया। तो ऐसे कई दोष थे जो बाद में आधुनिक अवस्था सारणी में हटा दिए गए। तो ये है कुल मिला के अभी यहाँ तक मेंडेलीव की सारणी और उसके दोष तक का हम स्पष्ट करें। बाकी हम आधुनिक आवर्त नियम अगले टर्म में देखेंगे। ओके।